हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल इन्फो विथ नर्सिंग। तो देखिए, आज हम लोग जो है मिडवाइफरी का क्लास 10 करेंगे। 9 तक जो है हमने कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो है एएनएम का सारा टेक्निकल क्वेश्चन कराया जाता है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड रहता है। तो इसलिए ये क्लास जो है आप लोग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। 60 से जो है 70% जो है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछता है, या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो रहता है उसी से पूछता है। नया क्वेश्चन का प्रतिशत 30 से 40% ही रहता है, बहुत कम रहता है, इससे भी कम रहता है। इसलिए आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि जितना भी ऑल स्टेट में जो है क्वेश्चन जो है आया हुआ है मिडवाइफरी का सारा उसमें जो है कराया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्लस में जो है इजी है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिए। लवण में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी सीधे तौर पे बोले कि आयोडीन की कमी से जो है वो कौन सा रोग होता है। आयोडीन का आप लोग साथ में सिंबल का भी आप लोग कमेंट में दीजिए, आयोडीन का सिंबल क्या होता है। स्कर्वी, रक्ताल्पता, घेंघा होता है कि रिकेट्स होता है? इसमें से कौन सा रोग है जो कि आयोडीन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घेंघा। देखिए, आप लोग जो है आयोडीन का सिंबल याद रखिएगा। कभी कभी सिंबल से भी जब साइंस का क्वेश्चन उसमें रहता है, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आता है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि आयोडीन का सिंबल क्या होता है। तो आयोडीन का सिंबल जो है वो आई होता है, और जो है इसका परमाणु क्रमांक जो होता है आयोडीन का वो हो जाता है 53। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्कर्वी। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। और रक्ताल्पता यानी कि ये जो है रक्ताल्पता खून की कमी जो है वो विटामिन B12 की कमी से, या फिर रक्त में जो है वो हीमोग्लोबिन के कमी के कारण भी होता है। और घेंघा किसके कारण होता है? वो तो लवण के कारण हो गया। और जो है अगर रिकेट्स की बात करें तो रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो है ये रोग होता है। देखिए, यहाँ पे जो है रक्ताल्पता दिया है, ये विटामिन B6 और B12 दोनों के कारण होता है। तो ये जो है आप लोग दोनों याद रखिएगा, ऑप्शन में जो रहेगा वो आप लोग टिक कर दीजिएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य कोशिका को विशेष उपापचयी क्रिया के लिए कितने विभिन्न विटामिन की आवश्यकता होती है? देखिए, उपापचयी क्रिया के लिए कितना विटामिन की आवश्यकता होती है हमारे शरीर में, उसी को पूछ रहा है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 13, सेकंड है 6, 3 जो ऑप्शन नंबर 6 है वो 8 है, ऑप्शन नंबर डी है वो है 11। तो इसका आप लोग जो है वो राइट आंसर कमेंट में बताइए कि क्या होगा। तो देखिए, आप लोग इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 13। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13। यानी उपापचयी क्रिया के लिए हमारे शरीर में जो है वो टोटल 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। देखिए, यहाँ पे बात आया उपापचयी क्रिया। तो उपापचयी क्रिया किसे कहते हैं? जब हमारे बॉडी में जैविक क्रिया हो, जैविक रासायनिक क्रिया होती है, बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती है हमारी बॉडी में, सबको पता है। तो वो रासायनिक क्रिया के दौरान जो है कभी जो है किसी चीज़ का उसमें निर्माण होता है, किसी चीज़ का निर्माण हो जाता है, तो कभी कोई चीज़ जो है वो टूटता है विभिन्न भागों में। तो इन्हीं दोनों क्रियाओं को मिलाकर जो है वो उपापचयी क्रिया बोले। देखिए, सजीव के शरीर में होने वाली सभी जैव व रासायनिक क्रियाओं को संयुक्त रूप से उपापचय कहते हैं। ये सजीव के वृद्धि एवं विकास, प्रजनन अनुकूल के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, जितनी भी जैविक रासायनिक क्रियाएं होती हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो वो सारे जो है उपापचय क्रिया कहलाते हैं। इस उपापचय क्रिया के जो है वो 2 टाइप होते हैं। एक जो है तो उपचय होता है, उपचय, और एक होता है अपचय। इसमें जो है बहुत लोग जो है कंफ्यूज हमेशा रहता है और कंफ्यूजन होता है। तो चलिए, आज के बाद आप लोग को ये कंफ्यूजन नहीं होगा। उपापचय हम लोग जान गए कि 2 प्रकार की होती है। इसको जो है एनाबॉलिज्म इंग्लिश में बोलते हैं उपचय को, और अपचय को कैटाबॉलिज्म।
ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा, इंग्लिश नाम भी कभी कभी दे देता है। तो देखिए उपचय क्रिया में ये होता ये है कि जब जो है हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा बहुत टुकड़ा जो होता है टुकड़ा, और ये टुकड़ा मिलकर एक चीज़ का निर्माण करता है, यानी बहुत सारी जो है अणु मिलकर एक अणु का निर्माण करता है, तो उसको बोलेंगे उपचय। और अपचय ये बोलेंगे जब एक बहुत बड़ा जो है अणु होता है, इसको जो है विभिन्न टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, तो उसको बोलेंगे अपचय। देखिए इसका एग्जाम्पल ये है उपचय का कि जैसे 20 एमिनो अम्ल होता है हमारे बॉडी में, जो है बहुत सारे प्रकार के 20 प्रकार के जो है एमिनो अम्ल जो है मिलकर एक जो है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये क्या हो गया, ये विभिन्न जो है 20 जो है टुकड़ा हो गया एमिनो अम्ल का, और ये एक प्रोटीन बन गया, एक बड़ा चीज़ बन गया। तो ये कौन सी क्रिया हो गई, ये हो गई उपचय। इसमें बहुत सारा टुकड़ा मिलकर एक बन गया प्रोटीन, तो ये हो गया उपचय। और अगर हम लोग अपचय की बात करें कि तो जैसे देखिए हमारे शरीर में ग्लाइकोजन इकट्ठा होता है किसमें, लीवर में। वो ग्लाइकोजन जो है किससे मिलकर बना रहता है, ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट जो है मिलकर ग्लाइकोजन का निर्माण करते हैं, वो ग्लाइकोजन में इकट्ठा रहती है। वो ग्लाइकोजन जो है बहुत सारा जो है ग्लाइकोजन रहता है, जब इसकी जो है कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, तो वो ग्लाइकोजन जो है टूट जाता है किस में, कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट में टूट गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपचय। यानी एक जो है ग्लाइकोजन बहुत सारे जो है वो ग्लूकोज में यानी कार्बोहाइड्रेट में टूट गया, तो ये क्रिया हो गई अपचय। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, कि कौन सी जो है अपचय क्रिया है, कौन सी उपचय क्रिया है। तो ये जो है आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर ए, यानी 13 जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत VVI क्वेश्चन भी उसको बोल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टेरिलाइजेशन का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रोग प्रतिरोधकता की नसबंदी, या फिर टीकाकरण, या फिर रोकथाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नसबंदी किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। नसबंदी किया जाता है तो क्या होता है, नसबंदी मेल और फीमेल दोनों में होता है। और नसबंदी का सबसे बड़ा रीज़न एक यही होता है कि जो भी नसबंदी किया जाता है, या फिर मेल में हो या फिर फीमेल में हो, तो नसबंदी करने का यही कारण है कि प्रजनन को रोक देना। यानी मेल में अगर जो है कर दिया जाए नसबंदी, तो वो जो है प्रजनन नहीं कर पाएगा, प्रजनन करने में वो असमर्थ हो जाएगा। और फीमेल में भी कर देने पे तो वो भी जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। चलिए आप लोग को इसको जो है फिगर के माध्यम से दिखा देते हैं। तो देखिए ये रहा फैलोपियन ट्यूब, और ये रहा ओवरी। ओवरी से क्या निकलता है, अंड निकलता है, और इधर से स्पर्म जाकर फैलोपियन ट्यूब में मिलता है। अगर क्या किया जाए कि इधर से क्या निकलता है, अंड निकलता है, और फिर जो है तो ये क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को जो है वो जो है बांध दिया जाता है, और बांध कर यहाँ पर जो है वो कट कर दिया जाता है, ताकि जो है अंड और स्पर्म न मिले, जिससे जो है वो जो है लेडी जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। देखिए यहाँ पे आप लोग फिगर में देखिए, ये क्या हो गया, ये फैलोपियन ट्यूब है। यहाँ पे जो है वो बांध दिया जाता है, उसके बाद से यहाँ पे जो है वो कट लगा दिया जाता है, जिससे जो है वो स्पर्म जो है अंड से वो यानी एग से वो नहीं मिल पाता है। और बात करते हैं फीमेल में जो है, इसको जो है अगर फीमेल में जो है अगर ये किया जाता है नसबंदी, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसको याद करने का तरीका एक यही है कि देखिए फीमेल में क्या होता है, ट्यूब होता है, यानी फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही वो किया जाता है, तो इसलिए इसको जो है ट्यूबेक्टोमी बोलेंगे।
और मेल में क्या होता है, वास्ट डिफरेंस होता है, वहाँ पे उसको कट लगाया जाता है। तो उसको जो है उसको नाम से ही इससे रिलेट कीजिएगा, वैसेक्टोमी। इस तरह आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए ये रहा जो है वो मेल जो है नसबंदी है यानी वैसेक्टोमी। ये हो गया वास्ट डिफरेंस यानी कि क्या हो गया, ये जो है वास्ट डिफरेंस मतलब शुक्राशय, यानी इसमें से जो है वो शुक्राणु जो है आता है किसमें, इसमें शुक्राशय में। और उसके बाद से जो है ये जो है ये वास्ट डिफरेंस ऐसे होते हुए यहाँ से स्पर्म निकल के और फिर फीमेल के वेजाइना में जाता है। तो यही जो होता है यहाँ पे वास्ट डिफरेंस यानी कि क्या, शुक्राशय को जो है वो यहाँ पे आप लोग को कट लगा दिया जाता है, जिससे जो है वो शुक्राणु जो है यहाँ इधर जो है यहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण जो है स्पर्म जो है वो फीमेल के जो यूट्रस में नहीं पहुँच पाता है और ना ही जो है वो लेडी प्रेग्नेंट हो पाएगी। ये रहा शुक्राशय और इसी शुक्राशय के रास्ते से ना ये जाता है स्पर्म, और ऐसे होते हुए ये जो है स्पर्म जो है ये पेनिस के माध्यम से फीमेल का जो यूट्रस होता है वहाँ पे जो है फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से चला जाता है। तो यहाँ पे अगर कट लगा दिया जाए तो स्पर्म जो है वो तो जा नहीं पाएगा, तो जिसके कारण से जो है एग और स्पर्म नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इजी है, आप लोग इसका आंसर जो है वो जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिए। चलिए, निम्न में से रोगी व्यक्ति में पाया जाने वाला लक्षण है, यानी कि इसमें से कौन सा लक्षण है जो पाया जाएगा तो वो व्यक्ति जो है वो रोगी कहलाएगा। भूख की कमी, अपचय, कब्ज या दस्त की उपस्थिति, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोग को सभी को पता है, आप लोग इसका राइट आंसर जो है वो दीजिए। तब तक हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सारे जो है ये क्या है, एक रोगी का लक्षण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 5 देख लेते हैं। चलिए, विसंक्रमित किए जाने वाले उपकरणों का ऑटोक्लेव कहाँ रखा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बाहरी चैम्बर में, आंतरिक चैम्बर में, मध्य चैम्बर में, ऑटोक्लेव के ऊपर। तो देखिए, जब कोई भी जो है विसंक्रमित मतलब क्या, इसमें विसंक्रमित मतलब इसको बोल सकते हैं एस्टरलाइजेशन, यानी एस्टरलाइजेशन किया जाता है। तो एस्टरलाइजेशन का उपकरण होता है, उपकरण में ये एक ऐसा डब्बा टाइप का होता है ऐसा, तो उस उपकरण में जो है वो ये जो है क्या हो गया, उपकरण हो गया। तो उसी को जो है ये क्या हो गया, उपकरण। ठीक है, और जो भी इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों को क्या करना है, ऑटोक्लेव के लिए रखना रहेगा, यानी उपकरण को क्या करना पड़ेगा हम लोग को, विसंक्रमित मतलब क्या, उसको संक्रमित से रहित कर देना। यानी कि जितने भी बैक्टीरिया है, जब हम लोग को ओटी में जितना भी उपकरण या फिर और सब जैसे भी उपकरण है उसको विसंक्रमित किया जाता है, मतलब क्या, उसको जीवाणु से मुक्त किया जाता है। तो जीवाणु से मुक्त करने के लिए उस उपकरण को जो है ऑटोक्लेव में कहाँ रखेंगे, अंदर रखेंगे कि बाहर रखेंगे कि चैम्बर के ऊपर रखेंगे, तो उसके आंतरिक चैम्बर में ही न रखेंगे। ऑटोक्लेव तभी होगा अंदर रखेंगे, ऊपर रख देंगे या फिर बीच में, तो कैसे होगा, उसको जो है अंदर रखा जाता है। और बात करते हैं उसको कितना डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि ऑटोक्लेव के लिए कहाँ जो कितने टेम्परेचर पे रखा जाता है। तो 121.5 डिग्री सेल्सियस पे, बहुत ज़्यादा तापमान हो गया, तो बहुत ज़्यादा तापमान रहेगा तभी तो उसमें का जितना भी जीवाणु है वो मर पाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं कि अगर ऐसे सामान्य उपकरण को बोले तो सामान्य उपकरण को जो है वो 15 मिनट के लिए उसमें रखा जाता है, लेकिन अन्य जितना भी उपकरण है उसको जो है 30 मिनट के लिए अंदर उसमें रखा जाता है 21.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। उसको आप लोग याद रखिएगा कि ऑटोक्लेव करने के लिए उपकरण को जो है कितना डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, 21.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ORS में कौन सा पदार्थ शामिल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शुगर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एवं सोडियम नाइट्रेट, उपरोक्त सभी। तो इसका आप लोग राइट आंसर दीजिए।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ORS में शुगर भी होता है, सोडियम क्लोराइड तो होना ही होना है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कमी जब डिहाइड्रेशन होता है तो सबसे ज़्यादा कमी किसकी होती है? सोडियम क्लोराइड की। और उसके साथ साथ पोटेशियम क्लोराइड भी उसमें होता है और सोडियम नाइट्रेट भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट प्लस में इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, यानी मलेरिया रोग के लिए कुनैन का जो है वो प्रयोग किया जाता है। और कुनैन को जो है कैसे निकाला जाता है, यही पूछ रहा है कि जो है मलेरिया उपचार के लिए कुनैन औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो कुनैन को जो है वो कैसे निकाला जाता है? सिनमेन की छाल से, सिनकोना की छाल से, तुलसी की पत्तियों से, कत्था वृक्ष की छाल से। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे सिनमैन है, यहाँ सिनकोना है, दोनों नाम जो है थोड़ा मिलता जुलता है, तो इसलिए एग्जाम में ऐसा ही ऑप्शन देता है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम लोग, सिनकोना ऐसे मिलता है हम लोग जो है पढ़ने में, क्योंकि वहाँ पे जो एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है टाइम का, तो जल्दी से हम लोग इसको सिनकोना ही पढ़ लेंगे। इसीलिए कितना भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन उसका जो है चारों क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना चाहिए। जब आप लोग चारों क्वेश्चन पढ़िएगा तो इसको भी ज़रूर पढ़िएगा, तो फिर आप लोगों का राइट आंसर ये मारिएगा, तब ध्यान से वो ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। मस्तिष्क जिम्मेदार है, यानी मस्तिष्क का इसमें से कौन सा काम है, यही पूछ रहा है। सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, इन तीनों के लिए एथेनॉल के व्यावसायिक। तो इसका जो है देखिए यहाँ पे ये इसमें दूसरा कुछ ऐड हो गया है, इसमें जो है इसको काट दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो गया, इनमें से तीनों के लिए जो है मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोचने के लिए, यानी कि हम लोग कोई भी जो है सोचते हैं किस मस्तिष्क के किस भाग से, आप लोग ये जो है कमेंट में आंसर दीजिए। सेरिब्रम से, यानी सेरिब्रम जो है वही सोचने की क्षमता देती है। जितना भी हम लोग का किसी का मेमोरी जो है किसी का ज़्यादा अच्छा रहता है, किसी का कम, तो वो मस्तिष्क में सेरिब्रम के कारण ही होता है। हृदय की गति जो है वो कौन नियंत्रण करता है? हृदय की गति जो है वो मस्तिष्क ही नियंत्रण करता है। और कौन हृदय में, यानी हृदय की गति को मस्तिष्क नियंत्रण कर दिया। और मस्तिष्क का कौन सा भाग? तो मोडुला ऑब्लिंगेटा जो होता है वो हृदय की गति को नियंत्रण करता है। शरीर की संतुलन के लिए जो है मस्तिष्क ही जिम्मेदार होता है। और वो जो है मस्तिष्क का कौन सा भाग? तो सेरिबेलम जो है वो शरीर का संतुलन बनाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। उत्पादन के लिए कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि जो है उत्पादन, खमीर का उत्पादन के लिए कौन सा जो खमीर होता है वो हम लोग प्रयोग में लाएंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कैंडिडा एल्बिगेंस, सेरोमाइसिस सेरेविस, कैंडिडा एस्लूफी, क्लियो एस्पिरिडियम, फ्राइडिजियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन क्या होगा कि जो है एथेनॉल व्यवसाय के लिए, एथेनॉल यानी कि शराब के उत्पाद, उस शराब को जो है उसका रासायनिक नाम है एथेनॉल। तो वही एथेनॉल के यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हो जाएगा एथेनॉल उत्पादन के लिए कौन सा जो है वो खमीर जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है वो एथेनॉल जब बनाया जाता है तो इसी खमीर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा खमीर है? सैक्रोसाइमिस सेरेविस, यानी एथेनॉल यानी शराब बनाने के लिए खमीर का प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन सा खमीर है? सैक्रोमाइसिस सेरेविस। चलिए आज का जो है क्लास यहीं पे ख़त्म हो गया। आप लोग को ये क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जो है इसका जो है आप लोग को अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे ऐड हो जाइए, वहाँ पे आप लोग का इसका PDF फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।